हेलो दोस्तों, मैं राम यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज पुनः बिहार एसएससी का सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 वीडियो लेकर के आए हैं। क्योंकि एक ही पार्ट्स में अगर सभी का सभी 25 का 25 क्वेश्चंस करते तो वीडियो लंबा हो जाता है, जिसकी वजह से पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। उसमें 10 क्वेश्चंस किए थे। मुझे उम्मीद है कि वो जो 10 क्वेश्चंस अगर आप देखे होइएगा या तो आप अपने से बना लिए होइएगा, या तो नहीं तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें तकरीबन 14 से 15 क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले आपको खुद से बना करके देखना है। खुद से बनाने के उपरांत अगर नहीं बनता है उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। अगर बन जाता है तो उसको स्किप करके अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो क्लास को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को आप शुरू से अंत तक सबसे पहले देखिएगा। देखने के उपरांत अगर आपको अच्छा लगेगा तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक भाई होने के नाते। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। लाइक भी जरूर कीजिएगा और किसी भी तरह का ऐसा लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो प्रारंभ करते हैं। आज का 119 नंबर क्वेश्चन है। राम सुबह में 7, सुबह में कितना 7, दोपहर में 8 और शाम में 3 केले खाता है। राम सुबह 7, दोपहर 8 और शाम में 3 केले खाता है। इस प्रकार वह एक दिन में दर्जन कितने दर्जन केले खाता है। इस प्रकार वो एक दिन में कितने दर्जन केले खाता है। तो एक चीज ये पता करना है सबसे पहले कि एक दिन में वो केला कितना खाया। तो 7, 8, 15, 15, 3, 18 केले खाया। इसका मतलब मेरे भाई एक दिन में वो कितने केले खाया, 18 केले खाया। बोला एक दर्जन का कौन सा भाग खा रहा है वो केला, एक दर्जन का कौन सा भाग खा रहा है। तो बताइए एक दर्जन में कितने केले होता है, 12 केले होता है, जिसमें से वो कितना केला खा लिया, 18 केले खा लिया। एक दर्जन में मेरे भाई होता है जिसमें वो खा कितना लिया, 18 केले खा लिया। तो इसको काटिएगा आप तो 6 त्रिक 18 और 6 दूना 12 यानी कि 3/2 भाग वो केले खा लिया। एक दर्जन का इतना भाग केले खा लिया, जो कि मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ऑलरेडी आपको आता है तो उसको स्किप करके आगे बनाइएगा, जो कि इसका ऑप्शन सी होगा सही। आज का अगला क्वेश्चन है। इसके बाद 119 के बाद 120 रीजनिंग है, 121 फिर मैथ है। 121 क्वेश्चन को देखिए आप। नहीं बनेगा आपसे उसके बाद ही देखना है, अगर बनेगा तो नहीं देखना है। एक आदमी 3 अलग अलग योजनाओं में साधारण ब्याज की 10%, 12%, 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए धनराशियों को निवेश करता है। प्रत्येक योजना की परिपक्वता पर उससे समान ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेशित धनराशि का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए एक आदमी अलग अलग योजना में, मान लेते हैं हम योजना ए, एक योजना ए है, एक योजना बी है, एक योजना सी है। इस तो तीनों योजना में ए बी सी योजना में उन्होंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। यानी कि योजना ए में मान लेते हैं हम एक्स पैसा इन्वेस्ट किया, योजना बी में वाई पैसा इन्वेस्ट किया और योजना सी में जेड पैसा इन्वेस्ट किया। योजना ए में एक्स, योजना बी में वाई और योजना सी में जेड पैसा इन्वेस्ट किया। अच्छा एक चीज आपको याद रखना है कि सूत्र याद रखना है। ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। क्वेश्चंस में ये है कि ए बी सी हम मान लिए 3 योजना है जिसमें एक्स वाई जेड रुपया करके उन्होंने निवेश किया, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला योजना में जो निवेश किया था वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से, दूसरा योजना में 12%, तीसरा योजना में 15% की दर से 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए निवेश किया। तो इस प्रकार परिपक्व होने के बाद उसे धनराशि से उसका धनराशि का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। इस प्रकार प्रत्येक योजना का परिपक्वता पर उन्होंने समान ब्याज प्राप्त होता है। इस प्रकार पूरे से कितना प्राप्त होता है, समान ब्याज प्राप्त होता है। तो बोल रहा है कि वो कितना राशि निवेश किया था। तो एक चीज बताइए पहला योजना में कितना निवेश किया, एक्स निवेश किया। कितने प्रतिशत की दर से निवेश किया, तो 10% की दर से निवेश किया। कितने समय के लिए निवेश किया, तो 6 वर्ष के लिए निवेश किया। तो आप गौर से देखिए ब्याज बराबर क्या लिखे हैं, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 हो गया बराबर। दूसरे योजना पर चलिए। दूसरे योजना में वाई रुपया निवेश किया। कितने प्रतिशत की दर से, तो 12% की दर से। कितने सालों के लिए, तो 10 सालों के लिए। ब्याज बराबर सूत्र लिखा है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। इसके बट्टा में 100 बराबर
तीसरी योजना में जेड रुपया निवेश किया, तो मूलधन कितना निवेश किया, जेड निवेश किया। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, तो 15% ब्याज की दर से। कितने सालों के लिए, तो 12 सालों के लिए। तो देखिए फिर ब्याज बराबर, इससे भी ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। तो ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा में 100। क्योंकि प्रत्येक कंडीशन में बराबर ब्याज प्राप्त होता है। प्रत्येक कंडीशन में, क्वेश्चंस में बोला है कि प्रत्येक कंडीशन में समान ब्याज प्राप्त होता है। राशि परिपक्व होने के बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। तो देखिए सामने सामने का मतलब होता है भागा, 100 100 100 कट गया। उसके बाद आप देखिए इसको काटिएगा तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 कट गया। अब 2 से ये 2 कट गया और 2 पंचे 10 कट गया। और कटने वाला है, हाँ 5 1 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15। अब देखिए 5, अब 1 1 बच गया तो क्या बच गया, x बराबर y को 2 से गुना करेंगे तो 2y, अब बराबर z को 3 से गुना करेंगे तो 3z आ गया। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि कितनी धनराशि निवेश किया, तो आपको धनराशि निकालना है। तो x बराबर 2y बराबर 3z है। तो देखिए जिसका धनराशि निकालना है, जैसे x का निकालना है तो x को ढकेंगे और बाद बाकी को गुना कर देंगे संख्या को। अगर x का निकालना है तो x को ढकेंगे और बाद बाकी को गुना करेंगे। अगर 2 को 3 से करेंगे तो 6 होगा अनुपात। अगर y का निकालना है तो y को ढकेंगे, बाद बाकी को गुना कर देंगे। इस x के पीछे में कुछ नहीं है तो 1 समझिए, तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 1 तिया 3 अनुपात। z का निकालना है तो z को ढकेंगे, बाद बाकी को गुना कर देंगे। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2। इसका मतलब है कि वो जो योजना में पैसा निवेश किया था वो किस अनुपात में पैसा था, 6-3-2 के अनुपात में वो पैसा निवेश किया, जो कि 6-3-2 जो कि ऑप्शन नंबर बी है। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। तो चलिए आज की अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 के बाद 122 करेंगे। और अगर आप रेगुलर अगर हमसे जुड़ते हैं और हम लोग आपस में मिल करके डिस्कशन करेंगे तो 25 में 25 तो आ ही जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। देखिए मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए मानवी प्लस दर्शन मिलकर के किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। गौर से आप देखिएगा, मानवी और दर्शन मिलकर किसी प्रोजेक्ट को 40 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 25 दिन एक साथ काम किया। उन्होंने मानवी प्लस दर्शन कितना दिन काम किया, 25 दिन काम किया। 25 दिन एक साथ कार्य किया, 25 दिन कार्य किया, एक साथ काम किया। गौर से आपको देखना है, इजी से बनेगा। मानवी और दर्शन 40 दिन में कर सकता है। उन्होंने 25 दिन एक साथ काम किया। मानवी प्लस दर्शन 25 दिन एक साथ काम किया। इसका मतलब 25 दिन में दोनों ने कितना काम कर लिया होगा, तो 25 दिन में काम किया। 25 दिन में काम किया कितना भाग। एक चीज बताइए, मानवी प्लस दर्शन 40 दिन में कर सकता है, इसका मतलब 25 दिन में कितना भाग काम किया होगा, 25/40 भाग। इतना तो कन्फर्म है कि मानवी प्लस दर्शन 40 दिन में कर सकता है और मानवी और दर्शन 25 दिन साथ काम किया। इसका मतलब है 25 दिन में कितना भाग काम किया होगा, 25/40 भाग। तो इसको काटिएगा मेरे दोस्त, तो 5 25, 5 8 40, कितना आगे 5/8 भाग इन दोनों ने मिलकर के 25 दिन में काम किया। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोलता है दर्शन ने काम करना छोड़ दिया और मानवी ने बचा हुआ काम 24 दिन में किया। इसके बाद 5/8 भाग काम बचा। 25 दिन काम करने के बाद 5/8 भाग बचा। और उसके बाद क्या किया कि दर्शन ने काम करना छोड़ दिया और शेष काम को मानवी कितना दिन में, 24 दिन में काम पूरा किया। मतलब आप काम 5/8 बचा हुआ है और इस 5/8 भाग 5/8 काम किया है, तो शेष काम कितना बचा, 1 मिनट शेष काम कितना बचा, शेष काम तो एक काम में से अगर 5/8 काम कर लिया होगा तो 3/8 भाग बचा काम हुआ होगा। बचा काम 5/8 भाग मिल करके दोनों ने कर लिया, उसमें से कितना काम बचा होगा, तो एक काम में से 5/8 भाग काम कर लिया तो कितना काम बचा होगा, 3/8 काम। जिन्होंने मानवी ने कितना दिन में किया, 24 दिन में। तो मानवी ने किया 24 दिन में, 24 दिन में किया। अच्छा एक चीज बताइए, मानवी 3/8 भाग जो बचा हुआ काम है वो कितना दिन में किया, 24 दिन में। इसका मतलब बनता है कि 3 × 3, 3 8 24। आप क्रॉस गुना कीजिएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस गुना कीजिएगा तो 64 दिन।
इसका मतलब बनता है कि मानवी अकेले कितने दिन में कर सकती थी, 64 दिन में। तो बोल रहा है कि मानवी को अकेले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो कितना दिन, 64 दिन लगेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। मैं आशा करता हूं कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए मेरे दोस्त, और लाइक अगर नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, और अच्छा लगता है तब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोनो बात नहीं। देखिए 23, 40, 57, 108, देखिए ये 23 है, 40 है, 57 है और 108 है। में प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि समान से समानुपात बचे, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि बराबर समानुपात बचे। तो देखिए आपको क्या सोचना है, 23 है तो 23 अब बटा 40 मानिए आप, अब बराबर 57 है तो 57 बटा 108 मानिए। अब सोचना क्या है, बोल रहा है कि प्रत्येक में से क्या घटाएं, तो हम अपना मन से मानते हैं x घटाएं, x घटाएं, x घटाएं, x घटाएं, ताकि दोनों तरफ का रेशियो बराबर हो जाए। क्वेश्चन में बोला है कि इस सब में से क्या घटाएं ताकि बराबर हो जाए, तो मैंने सोचा कि सब में से x घटाया जाए, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी x घटाया जाए। अब इसको प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। बाय ऑप्शन आप चलिए, ऑप्शन नंबर आपको 1 देखना है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, 6 है, यानी कि 23 के यानी कि x के जगह 6 रखिए, तो 23 में से 6 अब बचा में 40 माइनस x के जगह कितना रखना है, 6, ऑप्शन नंबर 1। 57 और माइनस x कितना रखना है, 6, और ये 108 माइनस 6। अब देखिए तो 23 में से 6 घटाइएगा आप, तो 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 17। अब बटा में से ये घटाइएगा 40 में से 6 तो कितना बचा, 34। अब बराबर 57 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचा, 51। अब बटा में 108 में से 6 घटाइएगा तो कितना बचा, 102। अब देखिए 17 1 17, 17 दूना 34, 17 1 17, 17 दूना 34, 1/2, 1/2 दोनों तरफ बराबर हो गए। इसका मतलब प्रत्येक में से क्या घटाएंगे ताकि समानुपात हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि आपका उत्तर होगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन 123 के बाद अगला 124 नंबर। देखिए 124 नंबर क्या है। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको बारीकी से देखना है और याद रखना है कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए हर हाल में। एक दुकानदार के पास एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है, ठीक है, और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है। मतलब पहला डिब्बा में कितना लीटर तेल है, 50 लीटर तेल है, और दूसरे डिब्बे में कितना लीटर तेल है, यानी कि 35 लीटर तेल है, ठीक है। उस अधिकतम आकार के कंटेनर की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे किसी भी डिब्बे के तेल को पूर्णतः मापा जा सके। बोल रहे कि वह सबसे बड़ा कंटेनर ज्ञात करना है जिससे आसानी से दोनों को मापा जा सके। क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 50 लीटर तेल है और दूसरे डिब्बे में 35 लीटर तेल है, तो अधिकतम धारिता कौन सा डब्बा कर ले ताकि दोनों को आसानी से माप सके। दोनों को आसानी से मापना है तो कुछ नहीं करना है, HCF निकालना लेना है। HCF ऑफ 50 और 35 का HCF निकाल लेना है। तो आप दोनों का HCF निकाल लीजिए। यहाँ पर 35 और 50 का निकाल लेते हैं, तो 35 से 35 और ये बचा 15, और फिर यहाँ पर 35 उतारेंगे तो 15 दूना 30, 5 में से 0 गया तो 5 कट गया, लाइन खींचेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, 5 तिया 15, यानी कि वो अधिकतम धारिता 5 लीटर का होना चाहिए जो इस दोनों को माप सकता है। 5 7 50 और 5 7 35, जो कि आपका ऑप्शन दिया होगा कोई ना कोई, ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज की अगला क्वेश्चंस को देखते हैं। 124 के बाद बहुत इजी पूछता है बिहार एसएससी में क्वेश्चंस, मैथ का पूरा अरिथमेटिक रहता है, अंक गणित। देखिए क्वेश्चन है, सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्षों के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। देखिए 5 बहन है और प्रत्येक बहन कितने कितने साल के अंतराल पर जन्म लिया है, 3 साल के अंतराल पर जन्म लिया है, ठीक है, और सभी बहन की आयु का योग कितने हैं, 50 वर्ष है, ठीक। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है। तो देखिए सबसे छोटी बहन की आयु को मान लेते हैं x, प्रथम बहन की आयु को मान लेते हैं x, दूसरे बहन की आयु को मान लेते हैं x + 3, क्योंकि दूसरे बहन
जो होगा वो x मतलब 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मा हुआ होगा। और तीसरे बहन की आयु मान लेते हैं चूंकि इससे 3 वर्ष बड़ा होगा एगो बहन। उसके बाद एगो बहन x+6 होगा, क्योंकि प्रत्येक में 3-3 का अंतर होना चाहिए, 3 साल का गैपिंग। चौथी बहन तो x+9 होगा और पांचवी बहन तो x+12 होगा। क्वेश्चंस में मेरे दोस्त दिया हुआ है कि 3 बहन जो प्रत्येक 3 साल के अंतराल पर जन्म ली है और सभी की आयु का योग 50 वर्ष है, तो सबसे बड़ी की आयु क्या है? तो यहाँ पर सबसे बड़ी की आयु को मान लेते हैं x, सबसे छोटी की आयु को मान लेते हैं x। उससे बड़ी की आयु 3 साल बड़ी होगी तो x+3, उससे बड़ी की आयु x+6, तब ना उससे 3 साल बड़ी हुई, उससे बड़ी x+9, उससे बड़ी x+12। बोला सभी की आयु का योग 50 वर्ष है, मतलब x + x+3 + x+6 + x+9 + x+12, इस सब के आयु का योग कितना है? 50 वर्ष है। आप जोड़िए 1 2 3 4 5 5x हो गया, अब +3 और 6 3 9 9 9 18 18 12 30 बराबर 50, तो 5x बराबर 30। अगर इधर प्लस में है तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 50 - 30, तो 5x बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त? 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20/5, 5 चौका 20। अच्छा एक चीज बताइए, x का मान कितना आया? 4 वर्ष आया। इसका सॉरी x का मान कितना आया? 4 वर्ष आया। तो इसमें देखिए x का मान कितना होगा? 4 होगा। दूसरे बहन की आयु कितना होगा? तो 4, x का मान 3 है, सॉरी x का मान 4, तो 3 साल की बड़ी है तो 7 होगा। फिर 7 3 10 होगा, फिर 10 3 13 होगा, और फिर 10 13 3 16 होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बोली है, तो सबसे बड़ी कौन है? x+12, चूंकि सबसे छोटी को माने थे मैंने x, तो बोल रहे सबसे बड़ी बहन की आयु कितना है? 16 वर्ष है। तो इसमें 16 वर्ष दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा ये भी। अगर समझ में क्वेश्चंस को देखने के बाद अगर आपसे खुद बन जाता है तो उसको स्किप कर, पहले बना करके पॉज करके बना करके तब स्किप कीजिए। उसके बाद देखिए 126 नंबर, 50% अम्लता वाले 9 लीटर के दर में 30% अम्लता वाले दर में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि दर्व कितना है कुल। तो दर्व कितना है? 9 लीटर है, 9 लीटर है दर्व, ठीक है। उसमें 50% अम्लता है, अम्लता है कितना प्रतिशत? 50% है अम्लता। इस 9 लीटर दर्व में कितना अम्लता है? 50%। इसे 30% अम्लता में परिवर्तित करना है। न्यू अम्लता कितना करना है? अम्लता कितना करना है मेरे दोस्त? 30% अम्लता में चेंजिंग करना है, ठीक है। तो बोल रहे इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए? जिंदगी में ऐसा क्वेश्चन आएगा, जिंदगी में तो कभी नहीं भूलिएगा। दर्व कितना है? 9 लीटर। अम्लता उसमें कितना है? 50%। और नया अम्लता जो करना है 30%। तो बोल रहा है नया अम्लता 30% करने के लिए कितना पानी मिलाना होगा? तो जिस चीज के बारे में पूछेगा, अगर पानी मिलाने के बारे में पूछेगा तो अम्ल से मतलब रखना है, अगर अम्ल मिलाने के बारे में पूछेगा तो पानी से मतलब रखना है। यहाँ पर क्या मिलाने के बारे में बात कर रहा है? पानी मिलाने के बारे में बात कर रहा है, तो अम्ल से ही मतलब रखना है। एक चीज बताइए, 9 लीटर में कितना परसेंटेज अम्ल है? 50% अम्ल है। अब बराबर उसमें कितना पानी मिला है? तो 9 प्लस हम सोचते हैं x लीटर पानी मिला है। 9 लीटर में कितना पानी है? सॉरी 9 लीटर में कितना अम्ल है? 50%। पानी से अम्ले से मतलब रखना है। 9 लीटर में कितना परसेंटेज अम्ल है? 50%। बराबर 9 प्लस कितना मिला है पानी? तो x मिला है, और उसको कितना परसेंटेज अम्ल करना है? 30%। परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, ई 0 से ई 0 कट गया, 3 1 3 3 3 9, और 9 को 3 से गुना कीजिएगा तो 9 27 बराबर 9 प्लस x। 9 अगर दाएं तरफ प्लस है, बाएं आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 27 - 9 बराबर x। 27 में से अगर आप 9 घटाइएगा तो 17 में से 9 गया तो 8 बराबर, यानी कि x बराबर कितना हो गया? 18। 18 मिस हो रहा है मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं मिस हो रहा है। 9 का 50% प्लस 9 प्लस x को 30% करना है। परसेंटेज से फिर से इसको लिखते हैं, कहीं मिस हो रहा है इसलिए ऑप्शन नहीं मिला है, मिलेगा। यानी कि 9 है, 9 का 50% है पहले से, और इसमें कितना पानी मिलाया जाए? तो हमने बताया x मिलाया जाए, ताकि कितना परसेंटेज होना चाहिए? 30% होना चाहिए। हमने ये परसेंटेज था, परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 0 से 0 कट गया, 3 1 3 3 3 9, और 3 को 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15 बराबर 9 प्लस x हुआ। मिस हो गया था यहीं पर, 9 अगर उधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 15 - 9 बराबर x।
तो कितना हो जाएगा, x बराबर 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, यानी कि कितना मिलाना पड़ेगा पानी, 6 लीटर। अगर हम 6 लीटर मिला देंगे तो कितना बच जाएगा, कितना हो जाएगा, अम्लता की मात्रा 30% हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो कभी भी नहीं, हमसे नहीं गलती होता है तो आपसे नहीं, अगर हम सही कर सकते हैं आप भी कर पाइएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा कोई मैथ में कमजोर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद देखिए 127 नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद मैथ का। रविकांत 12.5 km की चाल से साइकिल चलाता है। साइकिल की चाल देखिए एकदम आसान भाषा में, साइकिल चाल कितना है, 12.5 km/h चलाता है, और 3 km की चाल से पैदल चलता है। और पैदल की चाल कितना है मेरे दोस्त, 3 km की चाल से पैदल चलता है, 3 km/h। ठीक, आप इतना तो समझ गए कि साइकिल की चाल 12.5 km/h और पैदल की चाल 3 km/h। ठीक, उसके बाद देखिए साइकिल और पैदल दोनों द्वारा 40 km की दूरी तय करती है। मतलब S से साइकिल और P से पैदल दोनों द्वारा कितना चलता है, 40 km दूरी तय करता है। उसके बाद बोल रहा है कि रवि, और इस दूरी को 7 घंटा में तय कर लेता है, और वो जो चलता है इस दूरी को कितने घंटा में तय कर लेता है, 7 घंटा में, 7 घंटे में, 7 आवर्स में पूरा कर लेता है, ठीक है, कर लेता है। एक चीज देखिए, साइकिल की चाल 12.5 km/h, पैदल की चाल 3 km/h, और साइकिल प्लस पैदल से 40 km जब जाता है तो कितने घंटे में पूरा कर लेता है, 7 घंटे में पूरा कर लेता है। ठीक, उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है कि कितने घंटे साइकिल चलाई। तो देखिए कितने घंटे साइकिल चलाई, तो मैंने माना कि साइकिल चलाई कितने घंटा, हम मान लेते हैं कितना घंटा, x घंटा। तो अगर x घंटा साइकिल चलाई तो पैदल चला कितना घंटा, पैदल चला पक्का है, अगर पूरे 7 घंटा चला होगा, अगर साइकिल x घंटा चला है तो पैदल कितना चला होगा, x माइनस 7 घंटा, 7 माइनस x घंटा। ठीक, क्वेश्चन था साइकिल की चाल 12.5 km/h, पैदल की चाल 3 km/h, और साइकिल और पैदल दोनों मिलाकर के 40 km की दूरी तय करती है, और इस दूरी को 7 घंटा में पूरा कर लेता है। बोलता है साइकिल की चाल क्या है, साइकिल कितने घंटा चलाई, तो साइकिल मैंने सोचा कि x घंटा चलाई, इसका मतलब है कि पैदल 7 माइनस x घंटा चलाया होगा। अच्छा आप देखिए, आप मेन प्रोग्राम अब स्टार्ट होता है। साइकिल की चाल, आप एक चीज बताइए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, ठीक, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है, चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय में क्रॉस गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 12.5 km की चाल से चलाया, और कितने घंटे साइकिल चलाया, पैदल चलाया, साइकिल की चाल कितना है 12.5 km, और साइकिल चलाई x घंटा, और प्लस पैदल की चाल कितना है 3 है, और ये चलाई कितना 7 माइनस x घंटा। तो साइकिल चलाई इतना घंटा, तो इतना दूरी तय किया, पैदल चलाई इतना घंटा और इतना दूरी तय किया, अब बराबर कुल दूरी कितना तय किया, 40 km। अब देखिए 12.5 को x से गुना कीजिएगा तो 12.5x, प्लस 3 को 7 से गुना करेंगे 3 7 21, माइनस 3 को x से गुना करेंगे तो 3x बराबर में ये कितना हो गया 40। अब देखिए 12.5 में 3x घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 9.5x, और प्लस 21 बराबर 40। 21 अगर इधर प्लस में है तो दाएं तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा, तो 9.5x बराबर कितना, 40 में से ये गया कितना बचा, 19 बचा, 19 है ना, हाँ 19। तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 बटा में 9.5, और इसको काटिएगा तो 2। इसका मतलब कितना घंटा साइकिल चलाई, 2 घंटा। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना घंटा साइकिल चलाई, 2 घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 127 के बाद 128। हर क्वेश्चंस को मैं आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे साथ साथ आप भी समझ में आ जाए आपको, जिस तरीका से मैं बनाता हूँ। 128 क्वेश्चंस है। पाइप ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। देखिए ए किसी टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। ठीक, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर 4 घंटे में भर सकता है। यह जबकि ए प्लस बी मिलकर कितना घंटे में भर सकता है, 4 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन है
ए किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, ठीक है, और यह बी के साथ मिलेगा, यानी ए प्लस बी दोनों मिल करके करेगा तो 4 घंटा में भर देगा। केवल बी 1 घंटे के लिए चालू कर सकता। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ पर गौर से देखने वाली बात है, ए 6 घंटे में भर देता है और ए बी दोनों मिल करके 4 घंटे में भर देता है, तो ए बी केवल कितना घंटा में भरेगा, बी केवल कितना घंटा में भरेगा। तो ए बी के घंटे में से अगर ए का घंटा घटाएंगे तो अपने बी का आ जाएगा। तो लेकिन हाँ याद रखना है, डायरेक्ट नहीं घटा देंगे 4 में से 6 या 6 में से 4, पार्ट्स में करके घटाएंगे। तो बी कितने घंटा में भर सकता है, तो 1/, ए बी के 4 ए बी 4 घंटा में भर देता है तो 1 घंटा में 1/4 भाग, और माइनस ए अगर 6 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में 1/6 भाग। अगर दोनों मिलकर 4 घंटा में, ए अगर 6 घंटा में, तो दोनों की घंटा भाग में से अगर ए का भाग घटाएंगे तो अपने बी का आ जाएगा। तो यानी कि बी का निकालिए, तो 4 6 का लघुत्तम लेंगे तो 12 होगा, 4 तिया 12 तो 3, माइनस 6 दूना 12 तो 2, तो बी बराबर कितना आ गया 1/12, यानी कि बी कितने घंटा में भर देता है 12 घंटा में। इतना कन्फर्म हो गया भैया। ए कितना घंटा में 6 घंटा में, तो बी कितना घंटा में 12 घंटा में। उसके बाद आगे देखिए क्या कहता है, केवल बी पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है। उसके बाद देखिए बोलता है बी 1 घंटे के लिए खोला जाता है, बी केवल 1 घंटे में भरेगा। बी कितना घंटा में भर देता है 12 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना भाग भरेगा 1/12 भाग भर दिया। तो शेष कितना बचा, शेष बचा कितना, अगर मान लीजिए बी 1 घंटे के लिए भरेगा तो 1 घंटा में 1/12 भाग भर दिया, तो उसमें से अब कितना टंकी भरना रह जाएगा। एक में से कुल 1 टंकी मानते 1 में से 1/12 भाग अगर घटाइएगा तो 11/12 भाग बचा। आगे देखिए अब क्या कहता है, बी 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद ए को भी चालू कर दिया जाता है। 1 घंटा तो भर दिया, उसके बाद ए को भी चालू कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। बोला कि इसके बाद 1 घंटे के लिए पहले बी को खोल दिया, तो 1 घंटे में भी 1/12 भाग भर दिया। इसका मतलब अब टंकी को कितना भाग भरना है 11/12 भाग भरना है, जो कि ए और बी दोनों मिल करके भरेगा। अब मुझे पता है ए बी कितना घंटों में भर देता है 4 घंटा में भर देता है, तो अब 11/12 भाग भरने में कितना लगेगा, तो अब ए बी को भरने में लगेगा, ए बी को भरने में लगेगा। ये गौर से देखिए, यानी कि ये 4 घंटा में भरता है तो 11/12 भाग कितने घंटा में भरेगा, तो 4 × 4 4 तिया 12, यानी कि 11/3। इसको पूर्णांक में बदलिए आप, तो 3 × 3 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 9 9 2 11, इतना घंटा में। और इसको घंटा मिनट में बदल दीजिए, तो 3 और 2/3 को अगर मिनट में बदलिएगा, 2/3 को अगर मिनट में, तो इसको 60 से गुना कीजिए, तो 3 × 3 20 तिया 60, तो 40 मिनट, मतलब 3 घंटा 40 मिनट, 3 घंटा 40 मिनट। यानी कि ए बी अब कितने घंटा में भर देगा 11/12 भाग को 3 घंटा 40 मिनट में भर देगा। लेकिन क्या बोला है, पूरे कितना समय लगा भरने में, तो 1 घंटा तो बी ऑलरेडी भरा है, अब 3 घंटा 40 मिनट लग गया, तो पूरा कितना समय लग गया। इसमें बोल रहा है कि टंकी भरने में कुल कितना समय लगा, तो कुल लगा समय कितना घंटा होगा। तो एक चीज बताइए, 3 घंटा 40 मिनट तो ये लगा ही है, अब प्लस 1 घंटा तो कितना हो जाएगा 4 घंटा 40 मिनट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये घुरा फिरा करके दिया है, लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा गौर से अगर आप सोचिएगा तो बहुत ही आसान है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, एक 128 के बाद 129 नंबर। देखिए, 2 बाइक का क्रय मूल्य का योग कितना है 1 लाख रुपए है। 2 बाइक का क्रय मूल्य का योग 1 लाख है। एक बाइक को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया जाता है, और यदि दोनों का विक्रय मूल्य कितना है समान है, तो पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा एक चीज बताइए, 2 बाइक का क्रय मूल्य कितना है, पहला और प्लस दूसरा, दोनों बाइक का क्रय मूल्य कितना है 1 लाख रुपए है। दोनों बाइक का मेरे दोस्त क्रय मूल्य कितना है 1 लाख रुपए है। बोला कि पहला बाइक को 20% लाभ पर और दूसरे बाइक को कितना पर 20% हानि पर बेचा जाता है। ठीक, यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है, तो हम मान लेते हैं पहले फर्स्ट बाइक का क्रय मूल्य, हम मान लेते हैं x रुपया, कितना मान लिए x। तो दूसरे बाइक का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरे बाइक का क्रय मूल्य कितना होगा 1 लाख माइनस x रुपया, होगा कि नहीं होगा। अगर पहली बाइक का क्रय मूल्य अगर हम x मानते हैं तो दूसरी बाइक का क्रय मूल्य कितना होगा
1,00,000 माइनस x रुपये। आप देखिए कहता है कि पहली बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा जाता है, तब विक्रय मूल्य समान हो जाता है। बोल रहा है कि एक बाइक को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। तो देखिए अब इस तरह की क्वेश्चंस को आप आसानी से बना लीजिएगा। बोल रहा है पहले बाइक को 20% हानि पर, तो देखिए 20% का होल वैल्यू लिखा लिए, तो 20%, तो करना क्या है 20 और प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100 और 20 का 20, 20 पंचे 100 कितना आया 1/5। और हानि बोला है तो हानि तो ऊपर घटा करके 5 में से घटाएंगे तो 4/5। और दूसरे बाइक को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 20% इसका निकालिएगा तो ये भी आएगा 1/5। और लाभ पर बेचा जाता है तो ऊपर जोड़ करके नीचे जैसे का तैसे, तो ऊपर अगर आप जोड़िएगा तो 5 1 6 6/5 हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चंस में बोला है कि पहली बाइक को कहा गया एक बाइक को 20% लाभ पर, पहला वाला को लाभ पर बेचा, पहला का क्रय मूल्य कितना है x रुपये है और लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब 6/5 में बेचा जाता है। और दूसरा का क्रय मूल्य कितना है 1,00,000 माइनस x है और दूसरा को क्या किया जाता है 20% हानि पर बेचा जाता है, मतलब 4/5 में बेचा जाता है। जो होल वैल्यू निकाल करके लाएंगे उसी से डायरेक्ट गुना कर देना है। तो पहला का क्रय मूल्य x है और 20% लाभ पर बेचा जाता है तो 6/5 में, और दूसरा का क्रय मूल्य इतना है और 20% हानि पर बेचा जाता है तो इतना में, ठीक गुना कर दिए। अब बोला दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों को समान कर दिए। अब देखिए 5 से 5 कट गया, 6 को 2 3 6 और 2 दूना 4, तो ये कितना हो गया 3x बराबर निकल करके आया। 1,00,000 को 2 से गुना करेंगे तो 2,00,000 माइनस 2x अगर उधर माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, तो 3 2 5x हो जाएगा, 5x बराबर हो गया आपको 2,00,000। तो x बराबर कितना हो गया तो 2,00,000 बच्चा में 5 5 चौका 20 यानी कि 40,000 रुपये। इसमें पूछ किस का रहा है तो बोल रहा है कि पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या है। पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या माने थे x माने थे जो कि कितना रुपये है 40,000 रुपये है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगर इसी में पूछता दूसरी बाइक का क्रय मूल्य क्या है तो दूसरी बाइक को का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा तो 60,000 रुपये, दोनों का क्रय मूल्य इतना हो जाएगा। चलिए प्रत्येक क्वेश्चंस का आप डिस्कशन कीजिए और पर डे आप सेट बनाइए। हर हाल में आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। देखिए p/q के रूप में 0.037 को लिखिए, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 0.037 और 37 के ऊपर रेकरिंग दे दिया, बोल रहा है p/q के रूप में लिखिए। कुछ नहीं करना है, पॉइंट रहे या न रहे भार में जाए, सीधा संख्या को आपको लिख देना। संख्या लिख दिए और उसके बाद क्या करना है जय गो संख्या पर रेकरिंग रहेगा तय गो बट्टा में 9 देना है। जैसे 2 गो संख्या पर रेकरिंग तो बट्टा में 2 गुना देना है, ठीक। और जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा पॉइंट के बाद देखना है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा, जैसे जय गो पर रेकरिंग नहीं रहेगा तय गो 0 देना है, तय गो 0 देना है, ठीक। तो ये कितना हो गया 37/990 आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है 37/990, ऑप्शन नंबर सी है। हाँ लेकिन आपको याद रखना है कि जैसे अगर यहाँ पर 0 के बजाय संख्या होता तो उस संख्या को ऊपर घटाते। जैसे अगर 437 होता तो 37/2 के ऊपर रेकरिंग तो 2 × 9, आज जिस पर रेकरिंग नहीं तो 0, और 4 अगर होता तो 4 घटाते, 2 होता तो 2 घटाते। मतलब जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बजाय बट्टा में 0 लेना है लेकिन उस संख्या को ऊपर घटा देना है, आ जाएगा आपको उत्तर। उसके बाद देखिए अगला 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 132 नंबर उसको भी बताएंगे। देखिए ए 11 23 17 का औसत 15 है, ए 11 23 और 17 इसका औसत कितना है मेरे भाई 15 है। मतलब 4 संख्या का औसत कितना है 15 है, तो यानी कि कुल संख्या कितना है तो 15 चौका 60। ज्यादा संख्या का औसत बोलेगा डायरेक्ट उससे गुना करेंगे, 4 संख्या का औसत तो 4 से गुना करेंगे कुल संख्या आ जाएगा, 5 संख्या का औसत तो 5 से गुना करेंगे कुल संख्या आ जाएगा। तो बोला 4 संख्या ए 11 23 17 का औसत 15 है, तो मैंने डायरेक्ट 4 से गुना किया तो कुल संख्या 40 है। इसका मतलब है कि ए प्लस 11 प्लस 23 का योग कितना है 40 के बराबर है। तो ए प्लस 11 23 17 तो 7 3 10 1 11 1 1 1 2 2 4 1 5 बराबर कितना हो गया 60। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 60 माइनस 51 तो ये बराबर कितना हो गया 9 हुआ। उसके बाद देखिए आगे क्या है, फिर बोल रहा है ए बी 12 25 का औसत 16 है, ए बी
12, 25 का औसत कितना है 16 है। हम क्या बोले हैं डायरेक्ट जितना संख्या का बोलेगा डायरेक्ट उससे गुना करेंगे आ जाएगा। जैसे 4 संख्या का औसत बोला है तो 4 से गुना करेंगे तो कुल संख्या आ जाएगा, तो 16 चौका 64, यानी कि चारों संख्या का औसत 16 है। अगर उसको 4 से गुना करेंगे तो चारों संख्या का योग आ जाएगा। तो यानी कि a प्लस बी प्लस सी का योग कितना हो गया 64। तो a प्लस बी प्लस 16 25 को जोड़ेंगे तो 37 बराबर में 64। 37 अगर बाएं तरफ प्लस है तो दाएं तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया 64 माइनस 37। तो a प्लस बी बराबर हो गया मेरे दोस्त 14 में से 7 गया 7, 5 में से 3 गया तो 5 में 3 गया 2, यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो गया 27 हो गया। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है b का मान, इसमें आपको ज्ञात करना है किसका मान ज्ञात करना है a बटा बी। तो a बटा बी a का तो आ ही गया, तो a की जगह a का रखिए 9 आया तो b का कितना होगा, तो b बराबर a अगर इधर जाएगा तो 27 माइनस 9 हो गया तो कितना हो गया 18 हो गया। अब पूछ रहा है a बटा बी क्या होगा, a बटा बी क्या होगा। तो a का मान हुआ है आपको कितना हुआ है 9 और b का मान कितना हुआ 18, तो 9 का 9 9 दूना 18, यानी कि आपको कितना आ गया 1/2 आ गया। देखिए 9 अगर इधर प्लस में है, चूंकि a के स्थान पर 9 रखे उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए 27 में से 9 घटाए तो 18 है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए बहुत ही आसान शानदार लाजवाब क्वेश्चन सब था सेट 1 में। उसके बाद देखिए 133 क्वेश्चन। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 5% ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो राशि क्या है। तो देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला बोलेगा, आज के बाद याद रखिए